सुनीता के बेटे की अभी नई नई शादी हुई होती है और कुछ दिन बाद शालू अपने बॉस से फोन पर बात कर रही होती है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली अपनी शादी में काफी छुट्टियां लेनी पड़ गई थी, बस इसी वजह से मेरा थोड़ा वक्त पेंडिंग है। बट आई प्रॉमिस सर, मैं जल्दी ही सारी पेंडिंग्स क्लियर कर दूंगी। सुनीता काफी देर से बहू शालू को अपने बॉस के साथ बातें करते हुए देख रही थी। क्या बात है बेटा, तू टेंशन में नजर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस मैं ऐसे ही। कुछ तो है बेटा, बताना क्या बात है। मम्मी जी, शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने जॉब चेंज की थी, उसके बाद मुझे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। अभी मैंने 2-3 दिन के लिए ऑफिस ज्वाइन किया ही था कि आपकी तबीयत खराब हो गई और एक बार फिर मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। मेरा काम ना बहुत पेंडिंग हो गया है, जिसकी वजह से बॉस बहुत नाराज है और मुझे काम से निकालने की धमकी दे रहा है। मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती मम्मी जी, बस इसलिए बहुत टेंशन में हूँ। अरे बेटा, अगर तेरे ऑफिस में इतनी दिक्कत चल रही है तो तुझे छुट्टी नहीं लेनी नहीं चाहिए थी। बेटा, मैं तो किसी न किसी तरह अकेले सब कुछ कर ही लेती ना, बिना बात के तूने अपनी मुसीबत बढ़ा ली। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्या बोल रही हैं? जब तक मैं नहीं थी अकेले मैनेज करना आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपकी देखभाल करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। चलो माँ जी, मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। फिर शालू किचन में चली जाती है। कितनी अच्छी बहू है मेरी तबीयत के लिए इसने अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं की, और एक मैं हूँ घर का इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी मैं अपनी बहू को बाहर नौकरी के लिए भेज रही हूँ। फिर शाम को रवि अपने ऑफिस से घर आता है। बेटा रवि, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो ना माँ, क्या बात है? बेटा, हमारे घर का इतना अच्छा बिजनेस है, फिर तू बहू को बाहर नौकरी पर क्यों जाने दे रहा है? अरे उसकी जगह तेरे ऑफिस में है, उस कंपनी में नहीं जहाँ वो नौकरी करती है। माँ देखो, आगे से मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी इन सब बातों के लिए बहुत टाइम है। और वैसे भी नौकरी करना कोई गलत तो नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी। आपको या हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? थोड़ा समय दो, फिर सोचेंगे। अरे बेटा, मैं तो उसके भले के लिए कह रही हूँ, क्यों किसी और के यहाँ काम करे हमारी बहू। माँ, आप अभी दुनियादारी नहीं जानती हो, समय आने पर सब समझ जाओगी। तब तक आप मेरी बात मानो और आप उसको उसकी नौकरी करने दो। सुनीता को रवि की बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों वो अपनी ही पत्नी को अपने बिजनेस से दूर रखना चाहता है। फिर कुछ दिन के बाद सुनीता की पड़ोसन सुनीता के घर आती है। अरे बहन जी, बेटे की शादी क्या हुई? आपने तो दर्शन देने ही बंद कर दिए। अरे भाई, अब तो बहू आ गई है घर संभालने को, अब तो आप फ्री हो और अब बाहर निकला कीजिए, दोस्तों के लिए भी समय निकालिए अब। अरे क्या बताऊं बहन जी, बहू तो आ गई है, लेकिन वह कौन सा घर में रहती है। आजकल सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको अपने करियर पर ध्यान देना है। हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ घर पर बैठने वाला ना कल कोई था और ना आज कोई है। अरे तो क्या अपना बिजनेस ज्वाइन करा दिया क्या बहू को? नहीं नहीं बहन जी, वो ना शादी से पहले से ही नौकरी करती रही है, बस छुट्टी खत्म हो गई तो वापस अपने ऑफिस जाने लगी। किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करती है। लो कर लो बात, आपकी कंपनी में लोग नौकरी मांगने आते हैं और आप खुद अपनी बहू से बाहर नौकरी करवा रही हो। अरे बहन जी, अगर आपकी बहू अच्छी पढ़ी लिखी और काबिल है तो आप अपनी कंपनी ज्वाइन करवा दो ना। जो सैलरी आप किसी और को देते हो वो अपनी बहू को दे दो, ऐसे घर का पैसा घर में ही रहेगा। और वैसे भी अपनी बहू को बाहर काम पर भेजने का तो बनता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपकी कंपनी में जॉब की कोई कमी है क्या? और वैसे भी बहू तो मालकिन हुई ना ऑफिस की, और अपनी कंपनी का काम तो और भी अच्छे से करेगी। वैसे भी आपकी बहू जहाँ काम करती है वहाँ उसको काम के हिसाब से कम ही पैसे मिलते होंगे, और इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की पत्नी को किसी और जगह जाकर उसे किसी का हुक्म बजाने की जरूरत क्या है? अब सहेली की बातों का सुनीता के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर सोच लिया था कि अब वो रवि की एक भी नहीं सुनेगी और बहू को भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनाकर ही रहेगी। फिर सुनीता रवि के पापा के घर आने पर बात करती है। देखिए ना जी, आप ही अपने लाडले को कुछ समझाए, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ भाई, मानते हैं कि हम MBA BBA तक नहीं पढ़े, लेकिन इतना तो जरूर समझते हैं कि घर में इतना बड़ा बिजनेस के होते हुए बहू का किसी और कंपनी में नौकरी करना कोई अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है।
अरे हर कोई सवाल पूछता है मुझसे, आप ही बताए कि मैं क्या जवाब दूं सबको। कल वो मिसेज वर्मा कहने लगी कि हम नैरो माइंडेड लोग हैं, जो बहुओं को घर के बिजनेस का हिस्सा बनाना नहीं चाहते, बस इसीलिए बहू को दूर रखे हुए हैं। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, हमारी बहू होनहार तो है, उसे रवि के साथ ऑफिस भेज देते हैं, इससे सब लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और हमारी बहू को किसी और की जी हजूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर शाम को रवि जैसे ही ऑफिस से घर आता है और रवि के पापा रवि से शालू के बारे में बात करते हैं। पापा, मेरी आपकी बहू से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा समय हुआ है हमारी शादी को, तो मैं चाहता हूँ कि उसे हमारे रिश्ते को समझने लेने दूं। उसके बाद तो सब कुछ उसका ही तो है और आप लोग समझ नहीं रहे हैं। एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हम एक दूसरे को अभी जानते ही कितना है, और पापा ये पैसा अच्छे अच्छे लोगों की नियत हिला देता है। सच बताऊं तो इसीलिए ही मैंने शादी के समय भी शालू के पापा को नहीं बताया था कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमसे रिश्ता बस हमारे पैसों के लिए जुड़े। बस बेटा अब रिश्ता छोड़ो, शादी भी हो गई है, अब शालू कोई अजनबी तो नहीं है, हमारे घर की बहू है। तेरी माँ की बात एकदम सही है बेटा, हमें समाज में उठना बैठना होता है, 4 लोग सवाल करने लगे हैं। अब बस बहुत बोल लिया तूने, अब वही होगा जो मैं कह रही हूँ। कल से बहू तेरे साथ ऑफिस जाएगी और अपने ऑफिस का काम समझेगी, उसे सुबह अपने साथ ले जाना और उसे काम की बारीकियां भी सिखाओ। पापा आप मेरी बात मानिए, ये फैसला सही नहीं है। रवि अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ और पापा उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर शालू के घर आने पर सुनीता शालू से बात करती है। बहू, कल से तुझे अपने बॉस की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, इस्तीफा लिखकर उसके मुंह पर मार कर आना अच्छे से। मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? कितने सालों तक पढ़ाई करने के बाद मुझे ये नौकरी मिली है। प्लीज माँ जी, नौकरी छोड़ने के लिए आप मुझे मत कहिए। अरे बेटा, मैं नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ा कह रही हूँ, बल्कि हम तो तुझे परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। मैं समझी नहीं मम्मी जी। बेटा, कल से तुम रवि के साथ ऑफिस जाओगी और अपने ऑफिस का काम सीखोगी। अरे जब अपने घर में इतना काम है तो किसी और की नौकरी करने की तुम्हें क्या जरूरत है? भला मम्मी जी, अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो पूरी तरह से रवि के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? अच्छा ये बता, तुझे कितनी सैलरी मिलती है? मुझे 50,000 महीने मिलता है मम्मी जी। अच्छा तो ठीक है, तेरी सैलरी आज से 60,000 रूपए महीना। अब तो खुश है ना तू? क्या मम्मी जी, आप सच कह रही है? तो फिर ठीक है, मैं कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर देती हूँ। फिर शालू ऑफिस जाना शुरू कर देती है और शुरू में कुछ दिन तो शालू ऑफिस में जाकर शांति से काम देखती रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि उसके पति का बिजनेस तो उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा है। फिर एक दिन, रवि, मैं तो कुछ काम कर ही नहीं रही हूँ, बस आकर इस ऊंची सी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा है। आज से मैं कंपनी के अकाउंट्स देखूंगी। देखो शालू, हर डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए मेरे पास एफिशिएंट स्टाफ है, तुम बस यहाँ एसी वाले ऑफिस में बैठो और मजे करो। रवि, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और पढ़ाई मैंने ऑफिस में ऐसे ही बैठने के लिए नहीं की थी। हर रोज ऑफिस आओ और खाली बैठकर कॉफी पीते रहो। मैंने इतने साल आंखों में तेल डालकर पढ़ाई नहीं की। मैंने कह दिया ना, आज से अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड मैं हूँ। तुम बस ऑफिस में अनाउंस करा दो कि पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। अब शालू की जिद के कारण रवि को मन मारकर अकाउंट डिपार्टमेंट शालू के हाथों में सौंपना पड़ जाता है। कुछ ही दिनों में पूरे बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस की डिटेल शालू के हाथों में आ जाती है। अरे देवा रे देवा, ये क्या? यहाँ रवि महीने का 20 लाख कमा रहा है और मुझे 60,000 की सैलरी पर यहाँ अपॉइंट करके एम्प्लॉय बना रखा है। अरे भाई, पति पत्नी तो 50-50% के हिस्सेदार होते हैं, इस नाते मुझे कम से कम 10 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए। जब से अकाउंट डिपार्टमेंट की कमान उसके हाथ आई थी, शालू खुद को कंपनी की मालकिन समझने लगी थी। धीरे धीरे उसका दखल ऑफिस के लगभग हर मैटर में बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन, मैडम, एक कैंडिडेट आए हैं, इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अरे जल्दी भेजो उसे। हेलो मैम, मैं नीता। अरे नीता तू? और ये क्या मैम मैम लगा रखा है? चुप कर मैम की बच्ची, देखी है मेरा ऑफिस और आज से तू है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। क्या सच में? लेकिन ये मेरा रिज्यूमे
अब मुझे तुझे जॉब देने के लिए पहले रिज्यूमे देखना पड़ेगा क्या? अरे रिज्यूमे की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। यार एक और रिक्वेस्ट थी, मेरा छोटा भाई है ना, उसके पास कोई काम नहीं है। कई जगह ट्राई किया लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा। कोई छोटी मोटी जॉब उसके लिए हो तो बता दो ना। अरे यार इतनी बड़ी कंपनी है हमारी और तू नौकरी के लिए परेशान हो रही है। अब अपनी सहेली के लिए जॉब ना भी हो तो क्या 1-2 वैकेंसी क्रिएट नहीं की जा सकती क्या? दोस्त हो तो तेरे जैसा। ठीक है, मैं कल छोटू को भी अपने साथ लेकर आती हूँ। शालू ने अपनी सहेली और उसके भाई को अच्छी खासी तंग पर काम के लिए रख लिया था। नौकरी देते समय उसने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि उन दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और आखिर कंपनी में वह किस पोस्ट पर काम करेंगे। फिर 2 दिन बाद, अरे ये क्या है शालू, यह नीता तो पूरा दिन खाली बैठी कॉफी ही पीती रहती है और मोबाइल चलाती रहती है, और उसका भाई सनी भी कुछ नहीं करता, वो भी मोबाइल ही चलाता रहता है। क्या जॉब ऑफर की है तुमने इन दोनों को? अरे जॉब पर आ गया है, अब आप ही देख लो ना, आपको जो काम ठीक लगे दे दो उसे। शालू सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफिस में कोई जॉब खाली नहीं थी, फिर तुमने इन दोनों लोगों को मुझसे बिना पूछे काम पर रखा है और तुमने उनका रेज्यूमे भी नहीं देखा होगा। अरे इसमें रेज्यूम देखने जैसी क्या बात है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हद हो गई शालू, तुम ना खुद काम करती हो, ऊपर से ये 2 निकम्मे कामचोर और भर्ती कर लिए। 10वीं फेल है वो सनी। हमारे ऑफिस में चपरासी भी 12वीं पास होते हैं, चपरासी बनने की भी औकात नहीं उसकी, और तुमने उसे 40,000 महीने की सैलरी पर रख लिया। मेरे डिसीजन को रिजेक्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है रवि, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं वाइफ हूँ। शालू का जवाब सुनकर रवि हैरान हो जाता है और अपने केबिन में चला जाता है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। शालू को काम की जरा भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी सीखने की कोशिश करने की बजाय वो चाहती है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके यहाँ पर राज करे। फिर रवि जब घर आ जाता है, पापा देख लिया आपने अपनी जिद का फल, आपकी बहू के लिए नौकरी ही ठीक थी। जिस दिन से वह ऑफिस आने लगी है, खुद को कंपनी की मालकिन समझने लगी है। अरे बेटा, तो इसमें बुराई क्या है? बात तो सही है ना, वो कंपनी की मालकिन ही तो है। अरे पापा, सिर्फ कुर्सी पर बैठने से कोई मालिक बन जाता तो बात ही क्या थी? मुझसे पूछे बिना अपनी पावर का गलत फायदा उठा रही है आपकी बहू, और अगर कोई उससे सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देती है। सीधे मुंह से मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझती। वो कल तो फैक्ट्री के जरूरी पेपर्स पर जबरदस्ती अपने सिग्नेचर कर दिए और कहती है कंपनी की आधी मालकिन तो वह भी है, आज से सारे जरूरी कागज वही साइन करेगी। आप ही बताइए पापा, ऐसे दखल अंदाजी करना क्या सही है? इतना ही नहीं, उसने अपनी सहेली और उसके भाई को भी जॉब पर रख लिया है, जो पूरा दिन कोई काम नहीं करते। अरे बेटा, उसने अभी नया नया काम करना शुरू किया है, तुम मदद करो ना उसकी, उसको समझाओ कि उसे कैसे बिना सोचे समझे निर्णय लेने से लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे तू चिंता मत कर बेटा, शालू बड़ी समझदार बच्ची है, मैं उसे समझाऊंगी तो वो जरूर समझ जाएगी। फिर सुनीता शालू से बात करने उसके कमरे में जाती है। बेटा शालू देखो, ये हम नहीं कह रहे कि बिजनेस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है, उसके लिए पहले हमें खुद को तैयार करना होता है। अगर तू ऐसे ही बिना सोचे समझे सब करेगी तो पद की गरिमा और अपने पति पत्नी के आपसी संबंध दोनों में खटास घोल लूंगी। इसलिए थोड़ा समय रवि के साथ जाकर तू बस उसे काम करता दे, सब कुछ अच्छे से सीखने की कोशिश कर। जब तुझे अच्छी तरह सब कुछ आ जाएगा, रवि खुद ही तुझे आगे बढ़कर फैसले लेने को कहेगा। अच्छा, तो आपके बेटे ने आकर आप लोगों से मेरी चुगलियां कर ही दी। आप ना यह अच्छे होने का ढोंग मेरे साथ तो छोड़ ही दो। मान जी, मैं समझ चुकी हूँ आपकी इस मीठी बोली के पीछे क्या छिपा हुआ है। आपका बेटा महीने के लाखों रुपए कमा रहा है और आपने मुझे 60,000 की सैलरी पर काम करने के लिए ऑफिस भेज दिया। ये तो सरासर गलत है ना मान जी। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मैं बस अपनी सैलरी से मतलब रखूं, बाकी सब देखने के लिए आपका बेटा है ही। अरे बेटा, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं सब समझ चुकी हूँ माँ जी, आप लोग जितना समझ रहे हैं ना, मैं उतनी मूर्ख नहीं हूँ। अब मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मुझे किसी को भी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, ना कि कोई नौकर। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। नई नई शादी हुई है, तुम दोनों की हंसी खुशी समय बिताओ।
और ये क्या ऑफिस चल रहा है रोज घर में। अगर आप यही चाहती है ना मान जी कि मैं खुशी खुशी रवि के साथ रहूं और हमारे बीच कोई मनमुटाव ना हो, तो आप रवि से कहकर मेरा और रवि का एक जॉइंट अकाउंट खुलवा दो, ताकि मुझे कुछ भी खरीदने या खर्च करने से पहले किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। अच्छा ठीक है बहू, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। मैं रवि को बोलकर तेरा जॉइंट अकाउंट खुलवा देती हूँ, फिर तुम दोनों मिलकर आराम से सब कुछ मैनेज कर लेना। सुनीता शालू के प्लान को समझ ही नहीं पा रही थी और इस तरह एक बार फिर वह शालू की बातों में आ गई। फिर कुछ दिन बाद, शालू ये सब क्या है, इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस, अरे इतना खर्चा कहाँ हो रहा है, जरा बताओ तो। रवि क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि अकाउंट में से रोज लाखों रुपए तुम कहाँ और किस पर खर्च करते हो, फिर मुझसे ये सवाल पूछना। वैसे मैं इस सवाल को पूछने की वजह जान सकती हूँ। अरे मैं कोई पैसा नहीं उड़ा रहा हूँ, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो मैं ऑफिस के अकाउंट के लिए करता हूँ। मैं अपने हाथों से बरसों से इस बिजनेस को चला रहा हूँ। तुमसे बेहतर पापा ये बात जानते हैं कि मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करता, लेकिन तुमने ये लाखों रुपए कहाँ खर्च कर दिए, तुम्हें जवाब देना ही होगा। और बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। ऑफिस में भी तुम बिना सोचे समझे कहीं कुछ भी डिसीजन ले लेती हो, ऐसे कैसे चलेगा। हाँ तो ठीक है, तुम्हें सुनने का ज्यादा ही शौक है ना, तो सुनो। वो सारा पैसा मैंने अपनी ज्वेलरी और अपने मम्मी पापा पर खर्च किया है। मैंने उन्हें सिंगापुर के टूर पर भेजा है, उसी की ट्रांजैक्शन है वो। मेरे बीमार माता पिता को तुम कभी अस्पताल तक नहीं ले गई और अपने मम्मी पापा को तुमने सिंगापुर की सैर पर भेज दिया। मैं पूछता हूँ किससे पूछकर तुमने मेरा पैसा ऐसे फिजल खर्च में उड़ाया। जस्ट शट अप। मेरा पैसा क्या होता है? रवि, मुझसे शादी की है तुमने, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बिजनेस की, मैं भी 50% की पार्टनर हूँ। ये कैसी शादी है शालू, जिसमें तुम बस दोनों हाथों से अपनी जेबें भर रही हो। तुम ही बताओ, इतने महीनों में तुमने ऑफिस के लिए ऐसा क्या किया कि तुम्हें उसकी आधी मालकिन बना दिया जाए। अच्छा तो तुम ये बताओ, इतने महीनों की शादी में तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारे साथ इस शादी में बंधी रहूं? मैं जिंदगी भर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए और बहुत हो गया मेरा ऑफिस मेरा बिजनेस करते रहते हो ना तुम। अब देखो, न तुम्हें पत्नी मिलेगी और न ये बिजनेस। अच्छा तो तुम्हें मेरा बिजनेस चाहिए। ये बिजनेस मेरी सालों की मेहनत का रिजल्ट है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। आपसी तू मैं से शुरू हुआ रवि और शालू का झगड़ा धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात सचमुच तलाक तक पहुंच गई थी। इसके बाद शालू कोर्ट में तलाक का केस कर देती है और 50% शेयर की डिमांड भी कर देती है। कई सालों तक चले लंबे कोर्ट केस के बाद आखिर में रवि को तलाक के बदले बिजनेस का 40% शेयर उसे देना ही पड़ता है। हमें माफ कर दे बेटा, हम शायद शालू को समझ ही नहीं पाए। हमारी जल्दबाजी के कारण ना सिर्फ तेरी शादी टूटी, बल्कि तेरे खून पसीने की मेहनत से खड़े किए हुए बिजनेस का भी 40% हिस्सा उस लालची लड़की को देना पड़ा। माँ, आजकल तो ये बहुत आम हो गया है। अब शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं रहा, हर 5वीं शादी टूटने की कगार पर है। इसलिए शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे को सब कुछ सौंप देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय जरूर लेना चाहिए।